नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 137 को। साथियों, यह जीएस का टेस्ट है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पे किया था। तो जो डच व्यापारिक कंपनी थी, तो भारत में डचों ने अपना पहला जो कारखाना बनाया था या पहले कारखाने की स्थापना की थी, तो कहाँ पे किया था। सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहीं कहीं नाम आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों एक ही नाम है। तो डचों ने भारत में 16 से 5 ईस्वी में, तो डेट क्या है साथियों, सन 16 से 5 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपने पहले कारखाने की स्थापना की थी। इसके अलावा भी डचों ने अन्य जगह जैसे कि पुलिकट में, सूरत में, कोचीन में भी और भी कई जगह अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन अगर पहली फैक्ट्री की बात की जाएगी तो आप लोग बताएंगे मसूलीपट्टनम में ही डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी या पहला कारखाने का स्थापना किया था। अगला प्रश्न कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की। तो एक अंग्रेज दूत था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जो कि जेम्स प्रथम ने इसे भेजा था। इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, तो उनका दूत था ये। और 16 से 8 ईस्वी में कब आया था, 16 से 8 ईस्वी में यह जो है भारत आता है। और उस समय भारत के शासक थे जहांगीर, मुगल बादशाह थे जहांगीर। जहांगीर से मिलता है और जहांगीर ने ही कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया। साथ ही साथ इसे एक उपाधि दी इंग्लिश खां की। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, इंग्लिश खां की उपाधि किसे मिला। तो आप बताएंगे कैप्टन हॉकिंस को किसने दिया, तो जहांगीर ने प्रदान किया था। आधिकारिक रूप से या कंपनी की तरफ से पहला जो दूत आता है वो कैप्टन हॉकिंस ही आता है। अगला प्रश्न कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसकी जो समाप्ति हुई थी वो एक्सला सैपेल की संधि से हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो संधि है ये यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध लड़ा जा रहा था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, तो उसे जो है समाप्त करने के लिए एक संधि हुआ, वही संधि है एक्सला सैपेल। जैसे ही वहां पे युद्ध की समाप्ति होती है तो भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। कब साथियों, 1748 ईस्वी में। याद रखिएगा, एक्सला सैपेल की संधि समाप्त हुई। किसके किसके बीच युद्ध लड़ा जा रहा था, यह भी पूछा जाता है। तो आप बताएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा जा रहा था यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। आगे कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो लियो कार्टिस को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 17 से 65 ईस्वी से मानी जाती है साथियों। और जनक कौन है, तो लियो कार्टिस है। नेक्स्ट है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो पहली बार जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 17 से 74 ईस्वी में किया गया था। और किस एक्ट के तहत, तो 1773 का एक एक्ट था, आप सभी जानते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत 17 से 74 में कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। तो आप बताएंगे सर एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे आप लोग नाम याद रखिएगा साथियों, ये मुख्य न्यायाधीश थे। अब पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, कब होती है, 17 से 74 ईस्वी में। और किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे कि किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तो एक विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो कौन सा चार्टर एक्ट था साथियों, तो वो था ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और भी कुछ कार्य हुए थे, जैसे कि 13 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय के साथ बना रहा। किंतु साथियों, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो चीन और चाय ये दोनों के साथ में जो एकाधिकार था ये भी पूरी तरह समाप्त हुआ। साथ ही साथ इस एक्ट के तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे की पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये किसका कथन है,
तो ये लॉर्ड मिंटो का कथन है, याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। आगे है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इसी के तहत क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन साथियों क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और कहाँ पे लागू कर दिया गया? तो केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था द्वैध शासन। तो कौन सा एक्ट था? तो 1935 का ही एक्ट था। आगे की संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? तो प्रारूप समिति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से शामिल नहीं था? तो दिए गए विकल्पों में जेबी कृपलानी ये शामिल नहीं थे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे कि कौन सा कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? तो सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठगी प्रथा की समाप्ति भी किया था, नरबली प्रथा का भी अंत किया था। किंतु साथियों व्यपगत के सिद्धांत की शुरुआत इनके द्वारा नहीं की गई थी। व्यपगत यानी इसी को हड़प नीति कहते हैं और ये किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का है। किसका साथियों? डलहौजी की नीति है व्यपगत का सिद्धांत, इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय टीम थी, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत आयोग। और इसका भारतीयों द्वारा बहिष्कार होता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, हमें बताना कौन कौन सा सही है। पहला है कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। बिल्कुल सही है। 1813 के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। चाय और चीन के साथ में सिर्फ बना रहा था। 33 के एक्ट द्वारा इसे भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन है कि कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। बिल्कुल ठीक कथन है। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा, ये दोनों कथन बिल्कुल ठीक कथन है। आगे एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है साथियों इसमें भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदार। कब लाई गई थी? 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई। किसके द्वारा? आप लोग नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लाई गई थी। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो को माना जाता है और कैप्टन रीड, दोनों को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है कि तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो जो तिनकठिया प्रथा थी साथियों तो क्या था कि किसानों द्वारा जबरन जो है नील की खेती करनी पड़ती थी 3/20 भाग पे। कितना भाग था? 3/20 भाग था। इसी को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। इसी के विरोध में बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन हुआ था जिसमें कि गांधी जी ने हिस्सा लिया था और सफल सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भी वहीं पर किया था। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी इसके लेखक थे। आगे 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? तो जो 1857 की क्रांति थी इसमें से क्या क्या शामिल था? तो डलहौजी की व्यपगत नीति बिल्कुल सही है, एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। डलहौजी ने क्या किया कि एक व्यपगत नीति लाया था जिसे हड़प नीति कहते हैं। इसमें क्या था साथियों कि जो भारतीय छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, अगर जिनके पास संतान नहीं थी तो जो गोद लेने की प्रथा थी इसी को इसने समाप्त कर दिया। इसका कहना था कि अब भारतीय राजाओं द्वारा उत्तराधिकार के लिए गोद नहीं लिया जा सकता, अगर किसी के संतान नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजों द्वारा चलाया जाएगा, मतलब हड़प लेता था। ये थी व्यपगत नीति। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरोध करने का प्रमुख कारण यही था। उन्होंने दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र, तो उन्हीं को लेकर पूरा विवाद था जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है। दूसरा है
वेलेजली की सहायक नीति, यह भी बिल्कुल साथियों इस क्रांति के कारणों में से ये भी महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसका जो है 1857 क्रांति से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। तो कौन कौन सा है? 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक जवाब होगा। 1857 की क्रांति लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? तो हमने आपको बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, और ये क्या हुआ कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो जो लखनऊ में नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? तो बेगम हजरत महल, किसके द्वारा किया गया? आप लोग बताएंगे। बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो वो कौन था साथियों? तो वो था आउटरम एवं टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आगे की सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सन्यासी विद्रोह संबंधित कथन है। पहला कि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, बिल्कुल सही है। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था तो इसका मुख्य जो है क्षेत्र था बंगाल। तो क्या था साथियों? अकाल के समय में भी जबरदस्ती लगान वसूली किया जा रहा था, इसी के विरोध में इस विद्रोह का शुरुआत हुआ और क्षेत्र था बंगाल। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है, ये भी ठीक है। आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें इस विद्रोह से संबंधित आपको विद्रोह जो है उल्लेख किया गया है इसका। तो तीनों कथन हमारे ठीक कथन है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आगे की कूका आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो जो कूका आंदोलन है यह पंजाब में प्रारंभ हुआ था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, पंजाब में कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वहीं एक कूकी आंदोलन है, कूका तो है ही, एक कूकी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। अगर कूकी आंदोलन पूछा जाएगा या कूकी विद्रोह पूछा जाएगा तो आपका जवाब यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुर। ध्यान दीजिएगा, कूका आंदोलन पंजाब बताएंगे, कूकी आंदोलन मणिपुर बताइएगा। और जो कूका आंदोलन है ये पंजाब में किसके नेतृत्व में? तो भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, ये दोनों नेतृत्व प्रदान किए थे। और सिख धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास था और जो बुराइयां थीं, इन्हें दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आगे है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह, तो साथियों जो बिरसा मुंडा नेता थे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा ने ही मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और हुआ कहाँ था? तो झारखंड, जो पहले तो बिहार में ही शामिल था, तो जो वर्तमान में झारखंड प्रांत है साथियों, राज्य है, तो झारखंड के रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। कारण क्या था? कारण ये था कि मुंडा लोगों की जो परंपरागत खेती थी इसकी व्यवस्था खूट कट्टी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, अंग्रेजों ने इनमें हस्तक्षेप किया, तो इसीलिए विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये बताएं कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है कि उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, बिल्कुल सही है, यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा कि प्रकाशन इसका जुगल किशोर ने किया, यह भी हमारा ठीक है साथियों, जुगल किशोर ने ही इसका प्रकाशन किया था। तीसरा कि इसका प्रकाशन नागपुर से हुआ, ये गलत है, नागपुर से नहीं हुआ था। फिर कहाँ से हुआ? कोलकाता से होता था। कहाँ से? इसका जो प्रकाशन होता था उस समय कोलकाता से होता था। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हमारा सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।